कारव्यूर्स तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हाल ही में एमपीपीएससी के द्वारा जो टैक्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं और यह जो पूरा वीडियो रहेगा जो आयोग के द्वारा प्रोविज़नल आंसर की जारी की गई है उसके आधार पर ये आंसर बताए जा रहे हैं। हो सकता है भविष्य में जब आयोग दावे आपत्तियों के बाद कुछ आंसरों में बदलाव आता है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा फाइनल आंसर के साथ। अभी प्रोविज़नल आंसर की जो आयोग के द्वारा जारी की गई है उसके तहत एमपी पोर्शन जो आता है मध्य प्रदेश से जुड़े जो प्रश्न आते हैं पहले पार्ट के उसके आंसर प्रश्न पत्र को हम डील करने वाले हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले आगामी जो एग्ज़ाम हैं, चाहे वह एमपीपीएससी का जो अप्रैल में एग्ज़ाम होना है, चूँकि सहायक प्राध्यापक, स्पोर्ट ऑफिसर और इसके अलावा लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम होना था उसे तो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो भविष्य में जब भी होगा तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे इस टैक्सेशन असिस्टेंट टैक्सेशन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था इसमें कि संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितनी होगी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 500 अधिकतम संख्या निर्धारित है संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों के लिए और न्यूनतम 60 निर्धारित है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो आप याद रखें यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। देखिए दोनों पूछा हुआ है, भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता, तो जिससे किसी एक भी पता होता तो ये आंसर बिल्कुल बना सकता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की जो हमारी जनगणना 2011 की है उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है में साक्षरता दर है 74% और 69.32% के आसपास मध्य प्रदेश की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 74 और 69.32। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुए। बहुत ही सरल क्वेश्चन और बेसिक से क्वेश्चन है। जब हम पंचायती राज पढ़ते हैं तो उस संदर्भ में देखें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1952, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। और फिर इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जांच के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। आगे का फिर आपको पूरी चीज़ें पता होंगी कैसे कैसे पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके बारे में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, तो थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हम पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है, मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका मूल उद्देश्य क्या था इसके बारे में पूछा गया था। तो इस पर हम देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो इसमें ये कूट के रूप में आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो हमें ये बताना था कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या क्या है। तो देखिए इसका जो मूल उद्देश्य हमारे पंचायती राज व्यवस्था का, तो इसमें विकास में भागीदारी बिल्कुल यह बनता है कि विकास में भागीदारी इसमें है। इसके अलावा पूछा गया था जो दूसरा इसमें क्या पूछा गया था, तो देखो इसमें दूसरा जो पॉइंट दिया गया था विकास भागीदारी के अलावा राजनीतिक जवाबदेही ये भी होती है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये भी होता है, वित्तीय आत्मनिर्भरता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल कि चारों की चारों बातें इसमें समाहित रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ। फिर कई बार होता है कि जब वीडियो बाद में देखे जाते हैं तो बोला जाता है कि इसमें आपने आंसर गलत बताया है। तो मैं बताऊं कि प्रोविज़नल आंसर की जो आयोग के द्वारा ऑथेंटिक रूप से जारी की गई है उसके आधार पर मैं ये आंसर बता रहा हूं और इसे मैं कहता हूं कि आप 10 से 15 दिन बाद जो फाइनल आंसर किया है उससे ज़रूर आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। और यदि आपको इस क्वेश्चनों को PDF चाहिए तो इसी चैनल का तिस्का क्लासेस का टेलीग्राम चैनल में ये पूरा क्वेश्चन पेपर मध्य प्रदेश का जो 50 क्वेश्चन है आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था
पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बहुत ही घुमाने वाला प्रश्न था कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में जितनी जो राशि है वधू के खाते में चेक द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें कुल राशि कितनी चाहिए ये नहीं पूछा था, इसमें पूछा था चेक के द्वारा कितनी राशि दी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49,000 दी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, 49,000 रुपये चेक से दिए जाते हैं और बचे हुए जो 6,000 रुपये हैं ये कैश के रूप में प्रदान किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 49,000 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छठवां क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले भी आयोग के द्वारा जो एग्जाम लिए गए उसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, साथ ही साथ इसका सन तक पूछ लिया था कि इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी पूछा हुआ। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है पीएससी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष में एवं किस स्थान पर स्थापित की गई थी। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 आंसर दे दिए गए थे, तो वहाँ पे हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर बिल्कुल बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1934 में रतलाम में पहली शुगर मिल स्थापित की गई थी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमानित कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.56 बिल्कुल इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.56% जो है ये बिल्कुल इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया था कि ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है। जो ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है पीएससी के द्वारा। तो ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वरोजगार तथा कौशल विकास प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल किया गया है, करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ 2023 में, इसमें कितने देश शामिल किए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें 6 देश शामिल किए गए हैं। यहाँ पे तो सीधे नंबर पूछा है, आप उसमें इनके देशों के नाम भी बिल्कुल याद रखिए। आगामी जो भविष्य के एग्जाम में हो सकता है उसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछे कौन सा शामिल है कौन सा शामिल नहीं है, भी आपसे पूछा जा सकता है। चंद्रयान बहुत ज़्यादा चर्चित है, इससे भी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3900 किलोग्राम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3900 किलोग्राम इसका कुल द्रव्यमान था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य नहीं है। इसमें वैश्विक जैव ईंधन के बारे में पूछा गया है, गठबंधन का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि 2023 में G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे मध्य प्रदेश में हुई थी और खजुराहो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अमन सहरावत जो खबर में नजर आए थे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिए इनका जो संबंध है, इनका संबंध कुश्ती से है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमन सहरावत का संबंध कुश्ती से है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा गया था मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। अधिकतम कितने दिए जा सकते हैं, 12 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया था मध्य प्रदेश में संचालित मापवा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। जो मापवा योजना है इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला कृषकों को कृषि तकनीक चुनने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा गया था, 17 नंबर क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश संचालित गौ सेवक प्रशिक्षण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, या जो गौ सेवक प्रशिक्षण योजना है चलाई जा रही है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना। बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा गया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में देखा गया है। ध्रुपद गायकी असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो कई बार इसमें जिले पूछा जाता है, अब इस बार इसमें बेसिक स्थान पूछ लिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ध्रुपद गायिका असगरी बाई हैं उनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, बिजावर, जो कि कहाँ पे आता है, छतरपुर में आता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में भारत का G20 शेरपा किसे नियुक्त किया गया था। करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्हें भारत का क्या नियुक्त किया गया था, शेरपा नियुक्त किया था G20 के लिए, अमिताभ कांत बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे आप देखें कि अरविंद पनगड़िया, इनको वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। शक्तिकांत दास जो है ये क्या है, तो ये अपने RBI के अध्यक्ष चेयरमैन हैं, और सुरेश प्रभु ये रेल मंत्री रह चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ये सरल क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का। तो बेसिक गेट जो कहलाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड गेट। तो बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया था, रेडियो संचार किसके द्वारा संभव बनाया गया। जो रेडियो का संचार है ये किसके द्वारा संभव हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रायोड ट्यूब। क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रायोड ट्यूब, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो संचार में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करती है कहलाती है। ये अब क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं, ICT इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ICT उससे संबंधित क्वेश्चन है आपके पूरे अब जो आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो 22वें नंबर क्वेश्चन है आपका कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूरिस्टिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए ICT के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो आवश्यकता होती है ICT में बुनियादी ढांचा जो होता है ई गवर्नमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई गवर्नमेंट, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग एवं नौकरी की खोज करने पर केंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी लिंक्डइन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी लिंक्डइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि स्टेगैनोग्राफिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो इस तकनीक का कहाँ पे उपयोग होता है। तो उसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा हाइडिंग में। राइट आंसर हो जाएगा डेटा हाइडिंग में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 जो पूछा गया था, ये पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करती है एवं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डेटा एन्क्रिप्शन। क्या कहलाता है, डेटा एन्क्रिप्शन, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 27 नंबर क्वेश्चन की एक इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हम फोटो वगैरह स्टोर करते हैं इमेज वगैरह, तो JPEG। क्या हो जाएगा, JPEG। क्वेश्चन नंबर 28 था, दो मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। तो ये भी बहुत सा बेसिक कई बार एग्जामों में रिपीट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा SMPT, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म भी कहलाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 29, ईबे किसका उदाहरण है। ईबे उदाहरण है, तो ईबे किसका उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईबे जो है, जो ई ऑक्शन का ये एक उदाहरण है। ई ऑक्शन का उदाहरण है ईबे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 30 पूछा गया था, अभी हिस्ट्री क्वेश्चन था कि कौन सा
ताम्रपाषाणकालीन पुरा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ये सरल क्वेश्चन है। दो आपको पता होगा कि आवरा का तो हमारे यहाँ है, मनोती और जौरवी में उसका कन्फ्यूजन रहा हो, तो उसको जो जौरवी है ये महाराष्ट्र में मिलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बुक से पूछा गया था, नवसहसांक चरित किस परमार शासक के जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सिंधु राज के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिंधु राज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता है? उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा युवराज देव प्रथम। क्या हो जाएगा? युवराज देव प्रथम, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो पूछा गया था कि जबलपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र कर्मवीर के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका जो कर्मवीर जो पत्र के जो प्रथम संपादक थे ये कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये था माधवराव सप्रे, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले संपादक बोल, इसमें माखनलाल चतुर्वेदी इसके संपादक रह चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश के किस जिले में नागा जी का मेला आयोजित किया जाता है? कई बार ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है पीएससी के एग्जामों में। नागा जी का मेला जो आयोजित किया जाता है यह आयोजित किया जाता है मुरैना में। कहाँ आयोजित किया जाता है? मुरैना, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंडित कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जो पंडित कुमार गंधर्व हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शास्त्रीय संगीत के लिए जाने जाते हैं पंडित कुमार गंधर्व। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पे हुआ था? तो ये सरल क्वेश्चन है, खैरी के युद्ध के नाम से हम इसे जानते हैं, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खैरी मंडला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के आसपास है, 56-57 के आसपास ये युद्ध हुआ था, खैरी का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नौरता लोकनृत्य का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? जो नौरता लोकनृत्य है यह किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह बुंदेलखंड का है, राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि हुर नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोवर्मन का संबंध किस राजवंश से था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औलिकर। किस राजवंश से था? तो औलिकर, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था कि दतिया जिले में स्थित सोनागिरी तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से यह संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो जो है शिवपुरी में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन जॉर्ज कैसल भवन के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 41 कि महादेव की श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है? ये भी कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2016-17 में पीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो उस समय बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है महादेव की श्रेणी। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था कि वैनगंगा नदी अपवाह जो तंत्र है वह किसमें स्थित है? वैनगंगा नदी किस, माफ करना, वैनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैनगंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है ये जो आता है ये गोदावरी अपवाह तंत्र में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोदावरी अपवाह तंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ जो दोनों ही अरब सागर की तथा बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से यहाँ पे हमारे यहाँ मानसून आती है या होती है, वर्षा प्राप्त करता है मध्य प्रदेश, तो अरब सागरी तथा बंगाल दोनों ही शाखाओं से। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया कि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट का उत्पादन किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदसौर में स्लेट पेंसिल कारखाना कहते हैं, हम वहाँ पढ़ते हैं समय, तो मंदसौर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मझगवा क्षेत्र में किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मझगवा में हीरे की खान पाई जाती है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक
सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे बड़ा रीवा के गुड़ में 750 मेगावाट का यह लगाया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना किसी राज्य की के साथ संयुक्त परियोजना नहीं है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो बरगी जो है हमारे की परियोजना है, बरगी या संयुक्त परियोजना नहीं है किसी भी राज्य के साथ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के साथ था, आपका जोड़ी मिलाना था, सम्मिलित सुमेलित करना था। तो एक तरफ आपको कुछ प्रोजेक्ट दिए गए थे, दूसरे तरफ किस नदी से संबंधित है? तो सरल सा था, ज़्यादा टफ नहीं था ये। तो देखते हैं। बाणसागर बहुत ही चर्चित रहता है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाणसागर सोन नदी, तो ए का 3 हो जाता आपका। फिर उसके बाद पूछा गया था सेकंड में आपका माता टीला बांध दिया हुआ था, माता टीला बांध दिया हुआ था। थोड़ा 2 मिनट रुकना इसको। हाँ, सेकंड नंबर पे आपका दिया हुआ है माता टीला बांध दिया होता है। तो ये किससे संबंधित है? तो इसका संबंध होता है बेतवा नदी से। इंदिरा सागर जो है इसका संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध होता है इंदिरा सागर का किस पे बनी हुई इंदिरा सागर बांध, इसके बारे में देखें। तो जो इंदिरा सागर बांध है इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध नर्मदा से है। और गांधी सागर ये चंबल पे बना हुआ है। तो डी का 4 इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ऐसा जो ऑप्शन दिख रहा है आपका, इसमें कई बार ऐसा होता है 1-2 ऑप्शन यदि आप मैच कर लेते हो तो आपको आंसर सीधे से मिल जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, पूछ रहा है आपसे। तो जो गंगा में कौन सी नदी जाकर नहीं मिलती है? तो याद रखिए कि बैनगंगा जो है ये दक्षिण तरफ बहती है, तो ये नहीं मिलती, बाकी 3 नदी गंगा में जाके मिलती है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यपाल नियुक्त होने के 35 वर्ष न्यूनतम आयु होती है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे मध्य प्रदेश के करंट के, कंप्यूटर के, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस एग्जाम में पूछे गए। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, ये क्वेश्चन प्रोविजनल आंसर की आधार पर आधारित हैं। लगभग सभी आंसर लगभग सही हैं। हो सकता है कुछ में आपत्तियों के बाद कुछ में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आप इसके एक बार फाइनल से भी जो आंसर की आएगी उससे भी आप अपने आंसर को जरूर मैच कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताएं। और यह वीडियो बिल्कुल आपको हेल्पफुल रहेगा। आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह क्वेश्चन जो कहीं बदलते नहीं हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन ये रिपीट होते रहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को यदि नए आए हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर इस तरह के वीडियो डलते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।